स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है वो है प्लान। तो प्लान क्या होता है? प्लान जो है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि हम प्लानिंग के अंडर करते हैं और किसके लिए करते हैं? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो क्या होता है प्लान? प्लान इज़ अ कमिटमेंट टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, प्लान इज़ अ कमिटमेंट, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? कमिटेड कर रहे हैं कि आप फ्यूचर में क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, commitment to a particular course of action। तो क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि जो प्लान होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कमिटमेंट होते हैं, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं जो हम कब करते हैं? फ्यूचर में करते होते हैं। प्लानिंग करते हैं ना फ्यूचर में कि हम ये करेंगे ये करेंगे। और प्लान किसके अंडर बनाए जाते हैं? प्लानिंग के अंडर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? फॉर अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स और रिजल्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर हम क्या बनाते हैं? प्लानिंग के अंदर हम प्लान्स बनाते हैं और जो प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो है अचीव कर सकें अपने स्पेसिफिक रिजल्ट जो हमने डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो मेनली जो प्लान है उनको क्या किया गया है कि प्लान को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मीन्स कहने का मतलब ये है जो प्लान होते हैं ना उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल यूज़ प्लान और ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, पर उनके बारे में हम बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्लान के फीचर क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि प्लान के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। मीन्स अगर आप एक अच्छा प्लान बना रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसका फर्स्ट फीचर देखो, प्लान जो एक सक्सेसफुल प्लान होगा या जो एक गुड प्लान होगा उसका फर्स्ट फीचर होगा क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि मतलब जिसके बारे में भी आप प्लान बना रहे हो, मतलब जिसके रिगार्डिंग आप प्लान बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप ये प्लान क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो अ गुड प्लान शुड बी बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो जो प्लान है, जो आप प्लान बना रहे हो उसका एक क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वाई, कि हम प्लान बना क्यों रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। देखो वर्ड क्या है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जो प्लान है ना वो समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्लान आपने बनाया तो जिसने बनाया बस उसी को समझ में आए, नहीं। तो जो प्लान कोई बना रहा है और वो अपना प्लान किसी और को प्रेजेंट करता है तो मतलब क्या होना चाहिए? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला उसको समझ सके। सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान विल डिपेंड ऑन इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय, देखो किसके द्वारा समझ में आएगा? बाय दोज हु आर टू एग्जीक्यूट इट। मतलब प्लान उस तभी सक्सेसफुल होगा जब जो प्लान बनाया गया है तो जो इम्प्लीमेंट करेंगे उस प्लान को उनको वो समझ में आए। मान के चले, हम ये मान के चलते हैं कि जो प्लानिंग होती है वो टॉप लेवल पे की जाती है। तो जब टॉप लेवल पे प्लानिंग की जाती है और मिडिल लेवल को एग्जीक्यूट करना होता है उन प्लान पे, तो क्या होना चाहिए? उनको वो प्लान समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाहता है प्लान में, कि हमें क्या क्या करना है। अगर क्लियर ही नहीं होगा तो वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या एग्जीक्यूट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब इसके देखो थर्ड इसका जो करेक्टरिस्टिक्स और फीचर है वो है कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? कॉम्प्रीहेंसिवनेस की बात कर रहा है। क्या कहते हैं कि जो प्लान शुड कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस फॉर प्रॉपर फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कॉम्प्रीहेंसिव का कहने का मतलब है कि भाई हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए प्लान में। ऐसा नहीं कि आप प्लान बना रहे हो और आपने सोचा है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल टारगेट सेट किया है, ठीक है, इतनी प्रोडक्शन करेंगे, इतनी सप्लाई करेंगे और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं। तो कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम ईच और एवरी फैक्ट जो है वो लेकर चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम प्लान अभी बना रहे हैं और बाद में वो क्या हो जाए? फेल हो जाए। तो कॉम्प्रीहेंसिव में वो ये कहना चाहता है कि जो प्लान होता है उसको ईच और एवरी फैक्ट जो बिज़नेस का है उसको लेके चलना चाहिए। देखना चाहिए भाई कि जो प्लान हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। जो मैं प्लान बना रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि मैंने प्लान बना लिया और वो सिर्फ पेपर पे ही रह जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। ठीक है,
तो जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लान के उन सबको क्या करना है, एक साथ इकट्ठा करना है और इस तरह से करना है प्लानिंग कि मतलब जो हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकें। उसके बाद आ जाती है फ्लैक्सिबल। देखो फ्लेक्सिबल होने की बात क्यों कही गई है प्लान की, कभी कभी क्या होता है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज होता है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, कंडीशन चेंज हो जाती है। जो एनवायरनमेंट के चेंज होने से क्या होता है कि मतलब जो हमारा सराउंडिंग है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो क्या है, उसकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो जो प्लान हमने बनाया है ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार आपने बना लिया तो उसमें आप चेंजेस कर ही ना पाए। तो आपका प्लान जो अच्छा प्लान है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब आपके पास प्लान बी की तरह वो काम करे। मतलब अगर मान के चलो कोई चेंजेस हो भी जाते हैं तो वो उसके साथ कॉप अप कर सके, ठीक है। तो अ प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल टू अकोमोडेट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पता नहीं होता है, इसलिए प्लान को इतना फ्लेक्सिबल तो होना ही चाहिए। सो प्लान विल बी वन विच विल बी स्मूथली एडजस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग कंडीशन। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो वैसे वैसे क्या हो, प्लान भी चेंज होने के लिए प्रिपेयर हो कि भाई हाँ अगर सिचुएशन अलग होगी तो हम भी अपना प्लान चेंज कर सकें। फिर आ जाता है इसका लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिकल। देखो इकोनॉमिकल में क्या कहना चाहता है कि ऐसा ना हो कि जो प्लान हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, ठीक है। अगर मान के चल रहे हैं कि हम कोई प्लान बना रहे हैं और वो कॉस्टली है, अगर प्लान ही कॉस्टली है तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो तो और भी कॉस्टली हो जाएगी, है ना। क्योंकि अभी तक आपने प्लान बनाया वो ही इतना महंगा पड़ रहा है हमें प्लान बनाना ही, तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा महंगा होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्लान हम करें वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सो द कॉस्ट इन्वॉल्व इन अ प्रिपेयरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान शुड बी कंसिडर। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना पैसा लगाना है एक प्लान बनाने के लिए, ठीक है। तो अ प्लान शुड बी एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, प्लान को इकोनॉमिकल बनाना चाहिए, मतलब इतना सस्ता बनाना चाहिए ताकि जो प्लान है वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें। जो प्लान है ना उसको मेनली क्या किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टू, मतलब अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ टू जो प्लान है उसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो जो प्लान है, मान के चल रहे हैं कि हमारा कोई प्लान है, उसको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान के अकॉर्डिंग, और दूसरा उसको किया गया है स्टैंडिंग प्लान। तो अगर बोलूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ मतलब जैसे हम प्लान को यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लान को हम बनाते हैं तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ तो प्लान को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सिंगल यूज़ प्लान और दूसरा है हमारा स्टैंडिंग प्लान। देखो वर्ड से ही क्लियर है, सिंगल यूज़, क्या बोल रहा है वो, सिंगल यूज़ प्लान। तो सिंगल यूज़ प्लान कौन सा प्लान होगा, जो सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो दीज प्लान्स आर mean to solve a particular problem। देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो ये सिंगल यूज़ प्लान होते हैं उनका हम एक बार यूज़ करते हैं एक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या फिर मान के चले हमने कोई टारगेट सेट किया है, वो टारगेट अचीव हो जाता है तो वहाँ पर वो प्लान ख़त्म हो जाता है, मतलब अब आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये बोलने की कोशिश कर रहा है दे कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, ठीक है। आप इनको बार बार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके नाम से क्लियर है, सिंगल यूज़ प्लान है, यानी कि एक बार आपने प्लान कर लिया, एक बार आपने बना लिया तो अब आप इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चलो आपने एक बार एग्जाम्पल के तौर पे बजट, अगर आपने बजट एक बार तैयार कर लिया 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो आपने एक बार बजट तैयार कर लिया 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जो भी आपकी फॉर्म की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो आप दोबारा उस बजट को यूज़ कर पाओगे नहीं, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा या फिर आपको कोई आप जो न्यू प्लान बना रहे हो तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा कि आप नए नए प्लान बनाने पड़ेंगे। कि अगर मान रहे हैं हम बना रहे हैं कि 3 महीने के लिए हमने बजट डिसाइड कर लिया, तो जो बजट 3 महीने के लिए डिसाइड किया क्या वो आने वाले टाइम में फिर दोबारा हम उसको 3 महीने के लिए
कर सकते हैं यूज़? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम उसका यूज़ कर चुके हैं और जो फर्दर 3 मंथ्स आएंगे उनमें हमें क्या करना पड़ेगा? नया प्लान बनाना पड़ेगा। तो जैसे प्रोजेक्ट हो गया, अब जैसे मान के चलो कोई कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह था, उसको करने के लिए आपने प्लान बनाया, अब वो कंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, अब क्या उसको आप जो प्लान आपने तैयार किया था उसको कंप्लीट करने के दोबारा किसी में यूज़ कर पाओगे? नहीं। हो सकता है कि हाँ आप उनसे हिंट ले लो कि लास्ट टाइम हमने ऐसे ऐसे किया था, बट सेम प्लान उठा के हम दूसरे उसमें यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए इनको क्या बोला गया है? दे कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, इसलिए इनको क्या बोला गया है? सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल मतलब एक ही बार आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड की बात करें, अनदर साइड है हमारा स्टैंडिंग प्लान। देखो स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है? ये वो प्लान होते हैं, देखो स्टैंडिंग, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्टैंड बाय प्लान सुना है ना आपने? स्टैंडिंग प्लान जो आप बार बार यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप क्या करें, आपने एक प्लान तैयार कर लिया, अब वो जो प्लान है ना वो इतना अच्छा है कि आप उसको क्या कर सकते हो? बार बार यूज़ कर सकते हो। किसमें? अपने बिजनेस में, ठीक है, या आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने में। तो अगर मैं बोलूँ कि बार बार यूज़ कर सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे? दीज प्लान आर, या दीज प्लान्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। और ये प्लान हम किसके लिए करते हैं? ये उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं। रिकरिंग मतलब बार बार होती रहती हैं, ठीक है। तो हमने बताया था इसको हम किसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, एक प्रॉब्लम हमने हमारे सामने आई, उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक क्या बनाया? सिंगल यूज़ प्लान बनाया। बट जो ये प्लान है स्टैंडिंग प्लान, इसको किस लिए बनाया जाता है? ताकि हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें जो रिकरिंग है इन नेचर में, ठीक है। रिकरिंग मतलब जो बार बार होती रहती हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम फेस करने की बात कर रहे हैं? विच आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब कैसी होनी चाहिए? जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, रिकरिंग इन नेचर। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसमें आ जाएगा, जो मैं प्लान में बनाऊंगी, पॉलिसीज़, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? एक पॉलिसीज़ जो हम बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं, ये क्या करते हैं कि हम इनको क्या एक बार में यूज़ करके ख़त्म नहीं कर देते, बार बार इनका यूज़ होता रहता है, ठीक है। आपने कोई प्लान बनाया, कोई मेथड बनाया, जैसे मेथड्स आप बनाते हो, है ना। अगर मान के चलो कि आपने किसकी एम्प्लॉयमेंट और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए कोई मेथड बनाया है कि हम मुझे जो उनकी वर्क परफॉर्मेंस है उनको चेक करना है कि कैसे कर रहे हैं, उसके लिए कोई मेथड बनाया है, तो आप क्या करोगे? एक बार बना के ख़त्म हो जाएगा? नहीं, वो बार बार आप उस मेथड को यूज़ करते रहोगे वर्क परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ठीक है। रूल्स हो गए, अगर जो रूल्स आपने बनाया क्या आप बार बार चेंज करोगे रूल्स को? बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो आप, बार बार स्ट्रैटेजीज़ चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर फर्म की, हर बिजनेस की अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि प्लान क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ प्लान को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है सिंगल यूज़ प्लान और दूसरा है हमारा स्टैंडिंग प्लान। अब हम टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर लेते हैं कि प्लान जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ प्लान्स। अभी तक हमने पढ़ा है ना कि क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, कि 2 में क्लासीफाई कर दिया, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान, कि प्लान कितनी तरह के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा गोल्स। तो देखो गोल क्या होते हैं? हर फॉर्म का अलग गोल होता है कि भाई मुझे इतना वो प्रोडक्शन करना है, ये करना है। तो क्या होता है? हमारा डिज़ायर स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है, जो हम करना चाहते हैं। डिज़ायर स्टेट ऑफ अफेयर मतलब हर कोई जो भी फॉर्म में वो चाहती है ना कि मैं कम से कम इतना प्रोडक्शन तो करूं, या मेरी इतनी सेल तो हो, या मैं इतना टर्नओवर तो हो। ये सारे उसके क्या हो जाते हैं? गोल्स। फिर आती है हमारे जो सेकंड हमारा आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो गोल्स में हम ये चाहते हैं कि भाई हम हमारी डिज़ायर होता है कि भाई हम ये चीज़ अचीव करें, ठीक है। उसके बाद हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो हमने बिज़नेस फॉर्म बनाई है या फिर जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, हाँ देखो जो एक फॉर्म है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ऐसे सभी जानते हैं कि क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट हमेशा के लिए प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। किसी जो कंपनी होती है उसका मार्केट शेयर भी हो सकता है, और कोई तो सोशल
वेलफेयर के लिए भी कर सकती है। तो हर किसी कंपनी का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव भी अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पॉलिसीज़। पॉलिसी क्या होती है, जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं ना उनको अचीव करने के लिए हम डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। अब देखो प्रोसीजर होता है टाइप्स ऑफ प्लान में कि भाई कौन कौन सा प्रोसीजर यूज़ करके हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। मेथड्स होते हैं, जैसे डिफरेंट मेथड होते हैं ना किसी काम को करने के लिए, तो इसमें भी जो प्लान्स होते हैं वो भी मेथड्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा भी है कि मैंने भी बताया परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड होता है जिसमें हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं एम्प्लॉयज़ की। तो ये सब क्या होता है, मेथड्स होते हैं किसी, वो भी प्लानिंग के अंदर ही आते हैं कि जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ये देखने की कोशिश करते हैं डिफरेंट मेथड्स बना के कि भाई हम एम्प्लॉयज़ की ये चेक कर सकें कि एम्प्लॉय ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, प्रोडक्शन ढंग से हो रहा है या नहीं, तो मेथड्स यूज़ करते हैं। रूल्स तो आप सबको ही पता है, हर कोई रूल्स बनाता है, हर फॉर्म के अलग अलग रूल्स होते हैं। स्ट्रैटेजी मैंने बताया था आपको, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, स्ट्रैटेजी वो होती है जब हम किसी कॉम्पिटिटर को देखकर, ठीक है, उसको बीट करने के लिए जो हम खुद प्लानिंग करते हैं उसको स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। मीन्स टू मतलब बीट आवर कॉम्पिटिटर, मतलब अगर किसी ने कोई प्लान बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सैमसंग ने वो जो है 2 फोल्डेड फ़ोन बनाया है, फोल्डेड फ़ोन कि आप उसको ओपन कर सकते हैं तो वो सिंगल हो जाएगा वरना फोल्डेड फ़ोन हो जाएगा। तो उसको बीट करने के लिए कोई 3 फोल्डेड फ़ोन बनाता है तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रैटेजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उसको बीट किया ना, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट किया कि उसके जो उसने प्लान बनाया है तो उससे ओवरकम आने के लिए उसके ऊपर उसने क्या बनाई है, स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं और लास्ट हमारा क्या है टाइप्स ऑफ प्लान में, बजट तो आप सबको ही पता है कि अलग अलग बजट बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग आप गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये हमारा सब क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान्स है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में मैंने आपको बताया है तो इसमें हम कुछ प्लान्स के बारे में आज हम फुल डिस्कशन करेंगे डिटेल में, और जो कुछ प्लान हमारे रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान है वो है गोल्स। तो अभी मैंने आपको बताया था गोल क्या होता है, गोल एक वो डिज़ायर स्टेट होती है जो हर फर्म चाहती है कि हम उसको अचीव करें। तो अ गोल इज़ a desired state of affairs which an organization wants to realize। अब हर कोई जो भी एक फर्म है वो क्या चाहती है, वो चाहती है ना कि हमारा एक गोल हो और हम उसको अचीव कर सकें। तो गोल क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हर फर्म चाहती है कि हम कम से कम इतना तो करें, ठीक है ना। हर फर्म का एक गोल होता है ना, जैसे कि मान के चलो किसी का सर्वाइवल है, ठीक है, गोल किसी का है कि प्रॉफिट मेकिंग है, किसी का हो सकता है सोशल वेलफेयर हो, तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो एक वो सिचुएशन होती है, डिज़ायर स्टेट होती है जो एक हर फर्म चाहती है, ठीक है। और जो गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। गोल्स में भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकंड अपने टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर लेते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ प्लान है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हर फर्म जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करती है या कोई भी बिजनेसमैन है वो बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर अ प्रीरिक्विसाइट फॉर प्लानिंग। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्लान करते हैं किसी भी चीज़ का, प्लानिंग बनाते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, इतना अचीव करेंगे, तो उन सब के लिए माइंड में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। देखो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब आप प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मान के चल रहे हैं कि हमने प्लान किया है कि हमें सुबह 6 बजे उठना है, तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव है ना, क्यों उठना है, वॉक करने के लिए उठना है, रनिंग के लिए उठना है, साइकिलिंग के लिए
लिए उठना है या स्टडी करने के लिए उठना है, तो कहना ये चाहता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बेस प्रोवाइड करते हैं प्लानिंग को, कि आप प्लानिंग कर क्यों रहे हो। जब तक आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तब तक आप प्लान क्यों करोगे। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको उठ के करना ही क्या है, तो फिर ऑब्वियसली बात है आप क्यों उठोगे। ठीक है, तो जो प्लानिंग को बेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिव है वो ना ही सिर्फ प्लानिंग में ही हेल्प करता है, बाकी सारे फंक्शंस में भी मदद करता है। देखो, जब कोई फर्म होगी, उसने कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, उसके बाद ही क्या करेगी, वो अपने बाकी के काम करेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ प्लानिंग को ही बेस प्रोवाइड नहीं करता, बाकी के मैनेजरल फंक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, कंट्रोलिंग होगी। कैसे, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, उसके बाद ही आप सोचोगे ऑब्जेक्टिव के बाद कि उसको कैसे अचीव करूं, तो प्लान करोगे। और कैसे सीरीज़ में मतलब आपको अचीव करना है, तो आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे कि कौन सी एम्प्लॉय को कौन सी पोस्ट दूं ताकि वो जो गोल मुझे अचीव करना है उसमें वो हेल्प कर सके। स्टाफिंग करोगे, लोगों की भर्ती रिक्रूटमेंट करोगे कि आपको किस तरह का स्टाफ चाहिए, उन्हें डायरेक्ट करोगे ताकि वो गोल्स अचीव कर सकें। और उसके बाद अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करने का मतलब क्या था, करेक्टिव मेजर्स उठाओगे ताकि क्या आप कर सके, गोल्स अचीव कर सके। इसलिए कहा गया कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सिर्फ प्लानिंग को ही मदद नहीं करते हैं, बल्कि वो बाकी फंक्शंस में भी मदद करते हैं। तो objectives are not only helpful for planning, सिर्फ प्लानिंग के लिए हेल्पफुल नहीं होते, बट ऑल्सो हेल्पफुल किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, मैनेजरल फंक्शन के लिए, फॉर मैनेजरल फंक्शंस। तो मैनेजरल फंक्शंस के लिए भी हेल्पफुल होते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद ही हम बाकी काम करते हैं। अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव के। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेस प्रोवाइड करते हैं किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है ब्रॉड और स्पेसिफिक। देखो, कहना क्या चाहता है कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको पता हो कि आप किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफाई करने की मतलब बात कर रहा है वो। तो बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कैसे होने चाहिए, ब्रॉड और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होने की बात कर रहे हैं। कि जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम सब जानते हैं कि अगर मान के चल रहा है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमने उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाया, या मार्केट शेयर बढ़ाना है, हमने उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाया है, तो उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम और भी क्या करते हैं, जो सेमी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ताकि हमारी हेल्प कर सके जो हमारा मेन टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। तो बोलने के कहना ये चाहता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो दोनों तरह से होते हैं। कौन कौन से, शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। और जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखो, हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो वर्ड क्या है, हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब ये है कि एक हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए। क्या कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कौन डिसाइड करे, टॉप लेवल डिसाइड करे। और जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हम डेली यूज़ में करते हैं वो कौन डिसाइड करेगा, जो मिडल और लोअर फॉर्म है। तो बोल रहे हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल। और जो हमारे रूटीन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो डेली यूज़ के होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हमारे कौन करेगा, मिडल और लोअर लेवल। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन एस्पिरेशन। ठीक है,
बेस्ड ऑन एस्पिरेशन। बेस्ड ऑन एस्पिरेशन में वो क्या कहना चाहता है, देखो हम सब जानते हैं कि जो बिज़नेस है वो कहाँ काम करता है, सोसाइटी में काम करता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके लिए भी बनती है, सोसाइटी के लिए भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये इस जो ये बेस्ड ऑन एस्पिरेशन है, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें ये बोलना चाहता है कि द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है उसमें सोसाइटी का भी एस्पिरेशन होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि जो आप बिज़नेस में जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है वो हार्मफुल नहीं है किसके लिए, सोसाइटी के लिए, बल्कि उसका भी भला हो रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एस्पिरेशन होना चाहिए। इसके आगे हम चाहे तो लिख सकते हैं ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बिज़नेस है वो सोसाइटी में काम करता है। ठीक है, तो उसको वो एक सोशल एंटिटी भी है, तो इसका जो कुछ काम है वो किसके लिए भी होना चाहिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंजिंग विद टाइम और सिचुएशन। तो क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टाइम के साथ जो है ना, चेंज विद टाइम और सिचुएशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत हार्ड एंड फास्ट हो कि हाँ ये करना है तो करना ही करना है, नहीं। ठीक है, आप देख रहे हो कि मतलब सिचुएशन चेंज हो रही है, कंडीशन चेंज हो रही है मार्केट की, तो उसके हिसाब से आपको अपने ऑब्जेक्टिव भी चेंज कर लेने चाहिए, और आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इतने कम से कम इतने फ्लेक्सिबल तो हो कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकें। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स आर इंटर रिलेटेड। तो देखो इंटर रिलेटेड में वो क्या कहना चाहता है कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रॉड होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो टॉप लेवल बनाता है। जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर डेली रूटीन वर्क के काम के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो क्या होता है, वो मिडल, या फिर जो ऑब्जेक्टिव इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, ब्रॉड नहीं होते, वो कौन बना लेता है, मिडल और लोअर लेवल बना लेते हैं। ठीक है, तो जो आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, जैसे मान के चले कि टॉप लेवल एक ऑब्जेक्टिव बना रहा है और मिडिल लेवल एक ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स आर इंटर रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप लेवल ने कोई और ऑब्जेक्टिव बनाया है और मिडिल लेवल ने कोई और ऑब्जेक्टिव बनाया और जो ऑब्जेक्टिव बने हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। अगर वो इंटर रिलेटेड ही नहीं होंगे तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो मेन टारगेट है कंपनी का, उसको अचीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होने चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल पे बने हैं या मिडल और लोअर लेवल पे। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्लान क्या होता है। प्लान ऑन द बेसिस ऑफ यूज टू टाइप्स में, टू पार्ट्स में क्लासीफाई है, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में पढ़ा है। जो टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में पढ़ा है वो क्या है कि अभी हमने उसके बारे में सिर्फ 2 जो प्लान है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, और जो बाकी बचे हुए आपके टाइप्स ऑफ प्लान है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।